दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम एक पति पत्नी को देखते हैं जो पलंग तोड़ मजदूरी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन दोनों को चरम सुख की प्राप्ति होने ही वाली थी तभी वहाँ पर उनका बेटा आ जाता है। कहता है कि मम्मी आप और पापा नंगे होकर क्या कर रहे हो। मम्मी कहती है कि बेटा एक बार तू बड़ा तो हो जा, फिर तू रोज यही करने के लिए तड़पा करेगा। वहीं बाप जिसका नाम चमन झींगा है वो निराश हो जाता है। कहता है कि अरे यार आज फिर से मुट्ठी मार के काम चलाना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं कि चमन झींगा और उसकी पत्नी एमिली कुछ समय पहले ही लॉस एंजलिस से कैलिफोर्निया शिफ्ट हुए थे क्योंकि एमिली को यहाँ पर एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई थी। वहीं चमन झींगा तो हमेशा से ही बेरोजगार था और वो बस घर बैठकर अपने बेटे आरजे का ख्याल रखता था। आगे एमिली तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है और वहीं चमन झींगा अपने बेटे को लेकर पार्क में आ जाता है ताकि वह अपने आसपास के लोगों से थोड़ी जान पहचान बढ़ा सके। लेकिन अनजान लोगों से बात करने में चमन झींगे की बहुत फट रही थी, इसलिए वो अपनी गाइंड भींचकर बस एक जगह पर खड़ा रहता है और इधर उधर देखता रहता है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर एमिली भी आ जाती है। कहती है कि मेरा लंच ब्रेक था तो मैं यहाँ अपने बेटे को देखने चली आई। तभी उनके बेटे के पास एक लड़का आता है और उसके साथ खेलने लगता है, जिसको देखकर उस लड़के का बाप भी वहाँ पर आ जाता है। एमिली कहती है कि ये भीसड़ी का यहाँ पर क्या कर रहा है, वो उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ देता। जिसके बाद वो आदमी उन दोनों के पास आता है और कहता है कि ज्यादा मीठा खाने से लुल्ली छोटी हो जाती है, इसलिए इस गंदी चीज को अपने बच्चे से दूर रखा करो। चमन झींगा कहता है कि थैंक यू भाई, मुझे नहीं पता था कि इससे लुल्ली छोटी भी हो सकती है। वो कहता है कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मेरा नाम दुर्गेश दल्ला है। वैसे तुम लोगों को मैंने यहाँ कभी देखा नहीं, तुम नए हो क्या। वो कहते हैं कि हाँ हम यहाँ पर पिछले महीने ही शिफ्ट हुए हैं। जिसके बाद वो लोग काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। वहीं उनके बच्चों में अब दोस्ती हो चुकी थी, जो देखकर दुर्गेश दल्ला कहता है कि मुझे तुम लोगों से बातें करके बहुत अच्छा लगा। अगर तुम दोनों आज रात को फ्री हो तो मेरे घर पर एक छोटी सी पिज्जा पार्टी है, तुम आना चाहो तो आ सकते हो, इससे हम एक दूसरे को और अच्छे से जान पाएंगे। वो कहते हैं कि हाँ यार हम बिल्कुल आएंगे, वैसे भी हम यहाँ पर किसी को नहीं जानते और हम भी नए दोस्त बनाना चाहते हैं। दुर्गेश दल्ला कहता है कि फिर ठीक है दोस्तों, शाम को 6 बजे मेरे घर पर पहुँच जाना। जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर शाम होते ही वो तीनों दुर्गेश दल्ले के घर पर पहुँच जाते हैं, जिसका घर इतना बड़ा होता है कि उसे देखकर उन दोनों की गाइंड जलकर कोयला हो जाती है। तभी चमन झींगा देखता है कि उसकी पत्नी उन लोगों के लिए सस्ती वाली वाइन लेकर आई थी। वो एमिली से कहता है कि भीड़ की लिमंडी तू चूतिया है क्या, ये $2 वाली दारू लेकर जाएंगे तो वो लोग हमें भिखारी समझेंगे। एमिली कहती है कि यार गिफ्ट तो गिफ्ट होता है। चमन झींगा कहता है कि इसका स्वाद तो अफगानी कुत्ते के मुंह से भी बुरा है। जिसके बाद वो उस बोतल के लेबल को फाड़ने लगता है। आगे वो लोग दुर्गेश दल्ले की पत्नी शार्लेट से मिलते हैं, जो साली दिखने में तो एकदम माल लग रही थी। वो उन लोगों के गाल पर चुम्मी देती है और उन्हें अंदर आने को कहती है। तभी चमन झींगा उसे वो बोतल देकर कहता है कि ये 200 साल पुरानी एक ब्रिटिश वाइन है, जो मैं अपने एक दोस्त के फार्म से लेकर आया हूँ। वो खुद वाइन बनाता है, इसलिए बोतल पर कोई लेबल नहीं है। आगे वो दुर्गेश दल्ले को देखते हैं जो बच्चों के साथ खेल रहा था। शार्लेट बताती है कि मेरा पति फ्रेंच है और मैं स्पेनिश हूँ। ऊपर से दुर्गेश दल्ला एक आर्किटेक्ट भी है, ये पूरा घर उसी ने ही डिजाइन किया है। चमन झींगा पूछता है कि फिर तुम कौन सी कंपनी में काम करते हो। वो कहता है कि अब मैंने वो काम छोड़ दिया है और मैं अपने पैशन को फॉलो करता हूँ। जिसके बाद वो चमन झींगे को टैप वाटर यानी कि नल का पानी पीने को देता है। कहता है कि बताओ इसका टेस्ट कैसा है। वो कहता है कि अच्छा है, इसमें एक मिठास है। दुर्गेश दल्ला कहता है कि हमारे गटर में भी यही पानी आता है। दरअसल मैंने एक ऐसा प्यूरिफायर बनाया है जो पानी को सिर्फ शुद्ध ही नहीं करता बल्कि उसमें टेस्ट भी डेवलप करता है, इसलिए मैं इस फिल्टर को पूरी दुनिया में बेचना चाहता हूँ। तभी शार्लेट उसे कहती है कि बकचोदी बहुत हो गई, अब खाना शुरू करते हैं। जिसके बाद वो सभी पिज्जा खाते हैं और खूब सारी दारू पीते हैं। इसके बाद बच्चों के सोने का टाइम हो गया था तो दुर्गेश दल्ला सबसे पहले बच्चों के कमरे में अगरबत्ती जलाता है और फिर पियानो पर अपनी बेसुरी धुन को तब तक बजाता है जब तक वो बच्चे परेशान होकर सो नहीं जाते। वहीं ये देखकर चमन झींगा और एमिली तो हैरान हो जाते हैं कि वाह यार ये बंदा तो काफी टैलेंटेड है। फिर बच्चों को सुलाने के बाद जब वो सभी नीचे बैठे थे तभी एमिली शार्लेट से पूछती है कि तुम क्या करती हो। वो कहती है कि वैसे तो मैं दुर्गेश दल्ले के लिए घोड़ी बनती हूँ, पर साथ में मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ। तुम बताओ तुम क्या करती हो। चमन झींगा कहता है कि ये एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है और मैं घर पर बैठकर हमारे बेटे का ध्यान रखता हूँ। दुर्गेश दल्ला कहता है कि शार्लेट एक मशहूर एक्ट्रेस भी है, जो सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है। चमन झींगा कहता है कि मैं तो तुम्हें देखते ही समझ गया था कि जिसकी चूचियां इतनी बड़ी है वो कोई एक्ट्रेस ही हो सकती है। क्या हम तुम्हारी कोई फिल्म देख सकते हैं जिसमें तुमने काम किया हो। दुर्गेश दल्ला कहता है कि क्यों नहीं, मेरे पास तो DVD भी पड़ी है। जिसके बाद वो उस DVD को प्ले कर देता है।
है। कहता है कि देखना तुम्हें भी बहुत मजा आएगा। अब चमन झींगा और एमिली को लग रहा था कि शायद ये कोई रोमांटिक या कॉमेडी मूवी होगी, लेकिन उस वीडियो के अंदर तो एक लड़की एमिली के सारे कपड़े उतारकर उसकी चूचियां दबा रही थी, जो देखकर वो दोनों एक बार के लिए तो घबरा जाते हैं कि ये क्या चुतियापा है। आगे वो लड़की एमिली की चूचियों पर पंप लगाकर उसका दूध निकालने लगती है, पर तभी दुर्गेश दल्ला उस वीडियो को बंद कर देता है। कहता है कि ये वीडियो दूध के पंप बेचने वाली कंपनी के विज्ञापन के लिए बनाया गया था, लेकिन फिर वो कंपनी दिवालिया हो गई। अगर तुम इसे वापस देखना चाहते हो तो ये डीवीडी अपने पास रख लो, बस इसे देखकर मुट्ठी मत मारना। चमन झींगा कहता है कि अच्छी वीडियो थी और तुम्हारी चूचियां भी बहुत अच्छी लग रही थी। दुर्गेश दल्ला कहता है कि क्यों ना हम थोड़ी और वाइन पिए और ऊपर जाकर चिल करें, जो कहकर वो और शार्लेट वाइन लेने के लिए अंदर चले जाते हैं। तभी उनके जाते ही एमिली चमन झींगे को कहती है कि भीसड़ी के उसकी चूचियां तो तू बड़े गौर से देख रहा था। वो कहता है कि नहीं जाने मन, मुझे तो तुम्हारी चूचियां पसंद हैं। एमिली कहती है कि बच्चा होने के बाद ये थोड़े ढीले पड़ गए हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तू दूसरी औरतों की चूचियां देखकर पागल हो जाएगा। इसी दौरान दुर्गेश दल्ला वहाँ पर फूकने का जुगाड़ लेकर आता है, जिसके बाद वो सभी मिलकर गांजा गांजा और फिर सभी नशे में भंड होकर डांस करने लगते हैं। Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame. आगे दुर्गेश दल्ला चमन झींगे को एक रूम में लेकर जाता है जहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग्स पड़ी हुई थी। कहता है कि मैं पार्ट टाइम एक पेंटर भी हूँ और ये सारी पेंटिंग्स मैंने ही बनाई है। तभी चमन झींगा एक पेंटिंग को देखकर कहता है कि क्या ये गाइंड का छेद है। वो कहता है कि हाँ, ये मेरे ही पिछवाड़े का है और यहाँ पर जो अलग अलग पेंटिंग्स हैं वो सब मेरे अलग अलग दोस्तों के गाइंड की पेंटिंग्स हैं। चमन झींगा कहता है कि भाई सच में तू तो गाइंड फाड़ पेंटर निकला। दुर्गेश दल्ला कहता है कि अगर तू चाहे तो मैं तेरी भी ऐसी पेंटिंग बना सकता हूँ, लेकिन वो उसे मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ शार्लेट एमिली को अपने बेडरूम में लेकर आती है। कहती है कि भिसड़ी की ये बिस्किट खा, ये दुर्गेश दल्ला फ्रांस से लेकर आया था। वहीं एमिली उसे कहती है कि मैं कभी ऐसे किसी के घर पर नहीं गई, लेकिन मेरा बहुत मन करता है कि 2-3 मर्द एक साथ मिलकर मेरी पिंकी बजाएं। कभी कभी तो मैं खुद की पिंकी सहलाकर भी काम चला लेती हूँ। उधर दुर्गेश दल्ला चमन झींगे को एक अलग रूम में लेकर आता है। कहता है कि ये मेरा फोटोग्राफी जोन है, यहाँ पर मैं नंगी लड़कियों की सुंदर सुंदर तस्वीरें खींचता हूँ। वहीं शार्लेट बताती है कि ये बेडरूम सिर्फ मेरा है और दुर्गेश दल्ला दूसरे कमरे में सोता है। एमिली पूछती है कि मतलब तुम दोनों साथ में नहीं सोते, और मजदूरी का क्या, वो तुम्हारी पिंकी मारता है या नहीं। शार्लेट कहती है कि ऐसा नहीं है, वो मेरी खूब मारता है, लेकिन वो सोते समय बहुत खर्राटे लेता था, इसलिए मैंने उसे दूसरे कमरे में सोने को कह दिया। दूसरी तरफ दुर्गेश दल्ला चमन झींगे से कहता है कि चल भाई मैं तेरी फोटोज खींचता हूँ, जिस पर चमन झींगा पहले तो उसे मना कर देता है, पर दुर्गेश दल्ले के फोर्स करने पर वह मान जाता है। दुर्गेश कहता है कि अगर तू अपने सारे कपड़े उतारकर फोटोज क्लिक कराएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, जो सुनकर चमन झींगा भी अपनी शर्ट उतार देता है और अपनी गाइंड हिलाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर उनकी पत्नियां आ जाती हैं, जिनको देखकर चमन झींगे की फट जाती है। फिर दुर्गेश दल्ला कहता है कि मेरे पास एक मस्त आइडिया है, क्यों ना हम सभी पूल में जाकर मस्ती करें, जो कहकर वो अपने सारे कपड़े उतार देता है और पूल में कूद जाता है। लेकिन तभी उसका 9 इंच का बाबूराव देखकर एमिली का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा बाबूराव कभी किसी का नहीं देखा था। जिसके बाद शार्लेट भी पूरी नंगी होकर पूल में चली जाती है और उसकी झांटों वाली पिंकी देखकर चमन झींगे को शर्म आने लगती है। वो दोनों उनसे कहते हैं कि हम कुछ बात करके अभी वापस आते हैं। तभी अंदर जाकर चमन झींगा एमिली से कहता है कि भीड़ के लिंड ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये साले तो ऐसे ही नंगे घूम फिर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं हो सकता इनके सामने नंगा, तुमको इसका कारण भी पता है। एमिली कहती है कि मैं भी दुर्गेश दल्ले के सामने नंगी नहीं होना चाहती, क्या पता वो मुझे पूल में ही बजाना शुरू कर दे। मैं नोटिस कर रही हूँ कि उसका ध्यान शुरू से ही मेरी गरम गुलाबी पर है। वैसे उसका औजार है तो बहुत बड़ा, मेरे तो मुंह में पानी आ गया था, लेकिन मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ ही मजदूरी करना पसंद है और तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगी। जिसके बाद वो दोनों स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर बाहर आते हैं। चमन झींगा कहता है कि हम तुम्हारे घर के रूल्स की निंदा नहीं कर रहे, लेकिन हम फ्रेंच नहीं हैं और हमें तुम्हारा कल्चर भी नहीं पता, इसलिए हम ये स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर ही अंदर आना चाहेंगे। दुर्गेश दल्ला कहता है कि कोई बात नहीं भाई, तुम लोग इतना सीरियस क्यों हो रहे हो, चलो अब जल्दी से अंदर आ जाओ। जिसके बाद वो सभी पूल के अंदर खूब मौज मस्ती करते हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद चमन झींगे को उल्टियां होने लगती हैं, जो देखकर उन सभी का मूड खराब हो जाता है और वो पूल से बाहर आ जाते हैं।
आगे जब वो सभी जकूजी में बैठकर वाइन पी रहे थे तभी दुर्गेश दल्ला चमन झींगे से कहता है कि भाई तुझे हमारे सामने नंगा होने में क्या प्रॉब्लम है? मैंने भी तो अपना बाबूराव सबको दिखाया था, तू भी तो दिखा। तुझे हम लोगों के सामने कोई दिक्कत है क्या? चमन झींगा कहता है कि नहीं, मुझे तुम लोगों से दिक्कत नहीं है, सारी दिक्कत मेरी है। एमिली कहती है कि नहीं बेबी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चमन झींगा कहता है कि नहीं, मुझे बताने दो सबको। दरअसल मेरा बाबूराव बहुत छोटा है, लगभग 4 इंच का, और ये अभी से नहीं तब से है जब मैं स्कूल में था। मैं तो बड़ा हो गया लेकिन मेरा बाबूराव उतने का उतना ही रहा। दुर्गेश दल्ला कहता है कि भाई ये फालतू की बातें हैं। वो कहता है कि भाई तू तो रहने ही दे, तेरा बाबूराव तो एनाकोंडा जितना बड़ा है। तभी एमिली कहती है कि तुम्हें इस बात पर शर्म करने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि मैं तो तुम्हें ही मजा नहीं दे पाया, मेरा इतना छोटा तुम्हारी गुलाबी गुफा में जा भी नहीं पाता होगा। पता नहीं तुम क्यों अभी तक मेरे साथ हो, तुम तो कोई बड़े हथियार वाला डिजर्व करती हो। दुर्गेश दल्ला कहता है कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, हम सब तुझसे बहुत प्यार करते हैं। चमन झींगा बताता है कि जब मैं स्पोर्ट्स क्लास के बाद अपने कपड़े बदलने लॉकर रूम में जाता था तब सभी लड़के मेरे हथियार को देखकर खूब हंसते थे। उस समय मुझे समझ नहीं थी कि ये लोग क्यों हंस रहे हैं, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये लोग मेरी कमी पर हंसते थे। तभी दुर्गेश दल्ला उसके पास आता है और उसे अपने साथ साइड में ले जाता है। कहता है कि भाई लड़कियों को छोटे बड़े साइज से कोई मतलब नहीं है, लड़कियों को सिर्फ ऐसा मर्द चाहिए जो अच्छा हो और उसे खुश रख सके। और मुझे पता है कि तू एक बहुत अच्छा आदमी है, इसलिए अब अपनी ये छोटी लुल्ली का रोना बंद कर और बाहर जाकर सबको अपना औजार दिखा। जो कहकर वो दोनों बाहर आते हैं और उन दोनों लड़कियों को अपना बाबूराव दिखाने लगते हैं। वहीं चमन झींगे का औजार देखकर तो मैं भी हैरान था कि भाई इतना छोटा किसी का हो सकता है क्या। वहीं शार्लेट तो उन दोनों को देखकर खूब एंजॉय कर रही थी, लेकिन एमिली को पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा लग रहा था। आगे जब वो सभी बैठकर बातें कर रहे थे तभी शार्लेट एमिली से कहती है कि मैं वाइन लेने मार्केट जा रही हूँ, क्या तुम साथ चलोगी? जिस पर एमिली भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। उधर दूसरी तरफ दुर्गेश दल्ला चमन झींगे को बताने लगता है कि वो किस तरह अपनी वाइफ के साथ अलग अलग तरह से मजदूरी करता है। कहता है कि मैं हफ्ते में 108 तरीके से शार्लेट की पिंकी बजाता हूँ, जो सुनकर चमन झींगा भी हैरान हो जाता है। उधर शार्लेट एमिली को स्टोर की जगह किसी मसाज पार्लर में ले जाती है और उसे एक कमरे में ले जाकर कहती है कि तुम बस चुपचाप यहाँ से देखो, मैं बस 5 मिनट में वापस आती हूँ। एमिली कहती है कि ये क्या बकचोदी है और तुम कहाँ जा रही हो? जिसके बाद वो उस छेद से देखती है कि शार्लेट एक बूढ़े आदमी के पास जाती है जो वहाँ पर नंगा लेटा हुआ था। फिर वो अपने हाथों पर सरसों का तेल लगाती है और उस बुढ़े आदमी का औजार निकालकर उसकी हाथ गाड़ी चलाने लगती है, जो देखकर एमिली की फट जाती है और वो सोचती है कि भीड़ की लिमंड ये सब क्या है। फिर घर जाते वक्त वो उससे पूछती है कि तुम ये काम कैसे कर सकती हो, तुम्हारा पति तो इतना अच्छा है और उसका औजार भी बहुत बड़ा है, फिर तुम किसी और आदमी की हाथ गाड़ी कैसे चला सकती हो? शार्लेट कहती है कि हमेशा जैसा दिखाई देता है सब कुछ वैसा ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, और ये सब मैं अपनी खुशी के लिए करती हूँ। मुझे मर्दों के गन्नों से जूस निकालना बहुत पसंद है, लेकिन दुर्गेश दल्ले को इस बारे में कुछ नहीं पता और तुम भी उसे मत बताना। वहीं घर पर दुर्गेश दल्ला चमन झींगे से कहता है कि भाई मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। दरअसल मेरी पत्नी शार्लेट को तू बहुत पसंद है और वो तेरे से अपनी पिंकी पिटवाना चाहती है। तभी वो दोनों भी वहाँ पर आ जाती हैं। वहीं एमिली चमन झींगे के पास आकर कहती है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, यहाँ पर कुछ तो अजीब चल रहा है। चमन झींगा कहता है कि सब कुछ ठीक तो है, मैं अभी अपने बेटे को देखने जा रहा हूँ, उसके बाद हम दोनों आराम से बात करेंगे। जो कहकर वो अपने बेटे को देखने अंदर चला जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे पीछे शार्लेट भी वहाँ पर आ जाती है। कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे बेडरूम में आओ। अब वो दोनों उसके बेडरूम में जाते हैं, जहाँ शार्लेट उससे कहती है कि जब से तुम यहाँ पर आए हो मेरी नजर तुमसे हटी नहीं रही, तुम्हें देखकर मेरी कच्छी 3 बार गीली हो चुकी है और मैं अभी के अभी तुमसे अपनी पिंकी पिटवाना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी पिंकी बजाना चाहते हो? वो कहता है कि हाँ यार क्यों नहीं, मैं चाहता तो हूँ लेकिन कर नहीं सकता, मैं एमिली से बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन तभी शार्लेट उस पर टूट पड़ती है और उसे वहीं पकड़कर चूसने लगती है। उधर दूसरी तरफ दुर्गेश दल्ला एमिली को अपने गाइंड की छेद वाली पेंटिंग्स दिखाने लगता है, लेकिन उसे ये सब देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो दुर्गेश दल्ले से कहती है कि एक बात बताओ, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, तुम करते क्या हो, तुम आर्किटेक्ट हो, सेल्समैन हो या पेंटर हो? दुर्गेश दल्ला कहता है कि रुको मैं तुम्हें सब बताता हूँ। जिसके बाद वो अपनी कबड़ में से एक डीवीडी निकालता है और उसे प्ले करता है, जिसमें वो और शार्लेट दूध निकालने वाले पंप की मार्केटिंग कर रहे थे। तभी शार्लेट अपनी चूचियां बाहर निकालती है और दुर्गेश दल्ला उस पर वो पंप लगाकर सबको उसका दूध निकाल कर दिखाता है। एमिली कहती है कि ये सब क्या है? वो कहता है कि मैं असल में दूध निकालने वाले पंप बेचा करता था, लेकिन मेरी पत्नी का ये वीडियो वायरल हो गया और हजारों लौंडे उसकी चूचियां देखकर मुट्ठी बजाने लगे। जिसके बाद हमने ये वीडियो गंदी फिल्में बनाने वाली कंपनी को बेच दिया और उससे हमें लाखों डॉलर्स का मुनाफा हुआ। एमिली पूछती है कि फिर शार्लेट का क्या, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है? वो कहता है कि नहीं,
बल्कि वो तो बहुत ज्यादा खुश थी। जो सुनकर वो तुरंत चमन झींगे के पास जाने लगती है, लेकिन वो वहाँ पर कहीं नहीं होता। तभी उसे एक कमरे में से आ ऊ की आवाजें सुनाई देती है। एमिली जैसे ही दरवाजा खोलती है तो वह देखती है कि शार्लेट उसे मसाज दे रही थी। आगे एमिली उसे सीधा बाथरूम में ले जाती है और कहती है कि भीसड़ी के अब तू क्या उसकी गुलाबी बजाना चाहता है। वो कहता है कि नहीं यार, मुझे तो इन लोगों में कुछ गड़बड़ लग रही है। लगता है कि ये दोनों चाहते हैं कि हम अपने पार्टनर स्वैप करें, मतलब मैं शार्लेट की पिंकी बजाऊंगा और दुर्गेश तुम्हारी। एमिली पूछती है कि तुम बताओ क्या तुम ये करना चाहते हो। वो कहता है कि नहीं यार, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम करना चाहती हो। एमिली कहती है कि शायद हाँ। जो सुनकर चमन झींगे का दिमाग खराब हो जाता है और वो उससे लड़ने लगता है। एमिली कहती है कि शायद हम दोनों ही हरामी हैं। मुझे पता है कि तुम भी शार्लेट की पिंकी बजाना चाहते हो और मैं भी दुर्गेश दल्ले के 9 इंच के औजार के साथ खेलना चाहती हूँ। तभी चमन झींगा सीधा दुर्गेश दल्ले के पास आता है और उसे कहता है कि मेरी वाइफ चाहती है कि तुम इसके खेत में मजदूरी करो और शायद तुम भी यही चाहते हो। वो कहता है कि भाई तू गलत समझ रहा है। चमन झींगा कहता है कि मैं गलत समझ रहा हूँ। उधर पूल में तुमने जानबूझकर अपना एनाकोंडा मेरी वाइफ को दिखाया था और फिर तुमने अपनी पत्नी का वो दूध वाला वीडियो मुझे दिखाया ताकि मैं उसकी चूचों का दीवाना हो जाऊं, जो मैं शायद हो भी चुका हूँ। लेकिन मैं शार्लेट के साथ कुछ नहीं करना चाहता क्योंकि मैं एमिली से प्यार करता हूँ। लेकिन शार्लेट तुम्हारा पति एकदम गिरा हुआ आदमी है क्योंकि वो तो शुरू से ही मेरी पत्नी की पिंकी बजाना चाहता था। शार्लेट कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तुम्हारी पत्नी को नहीं बल्कि तुम्हें पसंद करता है। जो सुनकर चमन झींगा और एमिली दंग रह जाते हैं। शार्लेट कहती है कि मेरा पति छक्का है, इसने शादी के 2-3 सालों तक तो मेरी खूब मारी, लेकिन उसके बाद इसे मोमबत्तियों में नहीं बल्कि केलों में इंटरेस्ट आने लगा। तब से मेरे भी गोदाम में अकाल पड़ गया, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अपनी सूखी जमीन को थोड़ा गीला करने की कोशिश कर रही थी। हमें लगा कि तुम लोग अच्छे हो और हम सिर्फ तुम्हारे साथ ही ये कर सकते हैं और ये हमारा भी पहली बार ही था। वहीं उसकी बातें सुनकर चमन झींगे को दुर्गेश दल्ले पर तरस आ जाता है और वह उससे माफी मांगने लगता है। कहता है कि भाई मुझे नहीं पता था कि तू मीठा है और तेरी पत्नी औजार लेने के लिए इतना तड़पी जा रही है, इसका तो हमें कोई अंदाजा ही नहीं था। जिसके बाद वो सभी फिर से वहाँ पर अब ऐसे ही बातें करते करते सुबह हो जाती है और एमिली को याद आता है कि आज तो उसे ऑफिस जाना है। फिर वो सभी एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं और आपस में गले मिलते हैं। लेकिन तभी अचानक से चमन झींगा दुर्गेश दल्ले को पकड़कर चूसने लगता है, जिसके बाद वो उसे बेड पर लिटा लेता है और उसका गन्ना सहलाने लगता है। वहीं एमिली और शार्लेट भी उन दोनों के पास आती हैं और फिर वो चारों मिलकर पूरे दिन दबा दबा कर मजदूरी करते हैं। आगे मजदूरी के बाद शाम को चमन झींगा और एमिली वापस अपने घर आ जाते हैं और उसके बाद से वो दुर्गेश दल्ला और शार्लेट से कभी नहीं मिले। लेकिन फिर एक दिन जब वो दोनों अपने बच्चे के साथ पार्क में खेलने आए थे, तभी वहाँ पर अचानक दुर्गेश दल्ला और शार्लेट भी आ जाते हैं। दुर्गेश उन्हें देखकर कहता है कि यार तुम लोग कहाँ गायब हो गए थे, हमें तो तुम्हारा घर भी नहीं पता था। वैसे हम दोनों अब थेरेपी ले रहे हैं और हम अपनी शादी को एक और मौका देना चाहते हैं और ये सब तुम लोगों की वजह से ही हुआ है। तभी एमिली कहती है कि हम दोनों भी तुम्हारे बारे में सोच रहे थे, अगर तुम लोग फ्री हो तो कभी आओ हवेली पे। वो कहते हैं कि हाँ हम जरूर आएंगे। जिसके बाद वो सभी वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।